मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग इस समय माउंटेन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और माउंटेन्स से रिलेटेड एक पार्ट एक हमारा अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। वहाँ पर आप जो बेसिक्स हैं कुछ इसके बारे में और अलग अलग युग में फॉर्मेशन हुआ, क्लासिफिकेशन माउंटेन्स का, तो बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो इस समय सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे कुछ सिद्धांत हैं, आप इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कभी कभी सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलर ये सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ से आपकी ये चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। जैसे जियोसिंक्लिनल ओरिजिन थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एक कोबर महोदय के द्वारा दी गई है, जिसका कि आज हम अध्ययन करने वाले हैं। हम इसी थ्योरी को आज पढ़ेंगे। इसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ डेली, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। छठे नंबर पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो कि पर्वत निर्माण की बिल्कुल मतलब वर्तमान समय में जो व्याख्या कर रही है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। और बाकी की थ्योरीज पुरानी पुरानी थ्योरीज हैं। सभी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जो कोबर वाली थ्योरी है और जो होम्स वाली थ्योरी है, ये दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो थ्योरीज काफ़ी हद तक अपनी बात को बताने में सफल रही थी। और बाद में तो खैर जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई तो सभी थ्योरीज फेल हो गई, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मान्य है। सबसे ज़्यादा क्या, सभी लोग उसी को ही मान रहे हैं। लेकिन इसके पहले की थ्योरीज में कोबर वाली और होम्स वाली थ्योरी, ये दो थ्योरीज भी काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी थ्योरीज इसमें इम्पोर्टेंट हैं या हो सकेगा तो सभी को पढ़ लेंगे, जो उसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये थ्योरीज रहती ही रहती हैं हमेशा। यूजी के सिलेबस में, पीजी के सिलेबस में, यूजीसी के सिलेबस में थ्योरीज को रखा जाता है। स्पेशली कोबर की थ्योरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोबर महोदय की थ्योरी में इतने ज़्यादा टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हैं और बहुत ही अच्छी व्याख्या इनकी थ्योरी। स्पेशली पूर्व पश्चिम जो पर्वत फैले हुए हैं उनकी तो बहुत ही सटीक व्याख्या ये थ्योरी करती है। तो चलिए अब आज के अध्याय में हम लोग इसी से शुरू करते हैं। और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको नोट कर लीजिएगा 6 थ्योरीज कौन कौन सी पर्वत निर्माण से रिलेटेड हैं। अब ये तो काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हेडलाइंस। तो थ्योरी को शुरू करने से पहले मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग में ही अगर हेडलाइंस बता दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सबसे पहले तो हम लोग कोबर की थ्योरी में इंट्रोडक्शन समझेंगे, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन इस थ्योरी का क्या है, क्योंकि किसी भी आंसर को लिखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में जान लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट थ्योरी पे आ जाएंगे तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी। इस सेकंड हेडिंग है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, मतलब कोबर महोदय जो बताएं अपनी बात, पूरी बात, हम पूरी कहानी यहाँ पे बता देंगे उनकी। मैकेनिज्म भी इसको लिख सकते हैं या थ्योरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कोबर महोदय की जो 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, कैसे कैसे पर्वत का निर्माण होता है, उन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, क्लिप्टोजेनेसिस, ये जो 3 स्टेजेस हैं इन पर हम बात करेंगे। और जो तीसरी हेडलाइन है वो है क्रिटिसिज्म, आलोचना। कोई, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी थ्योरी बिल्कुल पूरी तरीके से सही तो होती नहीं है, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी में भी कुछ कमियां थी तो इसकी आलोचना भी की गई है, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये दोस्तों किसी भी आंसर को लिखने का सबसे सही तरीका है, स्पेशली जो अगर हम थ्योरी लिख रहे हैं तो थ्योरी के लिए ये बेस्ट है। यूजी पीजी या अगर ऑप्शनल के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन नॉर्मली यूजी और पीजी के लेवल पे तो नॉर्मली कोबर महोदय की अगर थ्योरी आती है तो डायरेक्टली आती है कि कोबर महोदय की थ्योरी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए या थ्योरी के बारे में बताइए। तो वहां पर आपको जितनी चीजें यहाँ पे बताई गई वो सभी के सभी हेडलाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। अब अगर आलोचना पे ज़्यादा फोकस किया गया है तब आपको आलोचना को थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। और अगर आलोचना के बारे में उतना नहीं पूछा गया है, सिर्फ थ्योरी पे बात की गई है, तब भी आपको थोड़ा सा आलोचना तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आलोचना नहीं लिखेंगे तो थ्योरी उतनी कंप्लीट नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा लिख सकते हैं।
बाकी तीनों स्टेजेस के बारे में तो आपको डिटेल में बताना है, और टर्म्स इसमें बहुत ढेर सारे हैं, फिगर्स इसमें कई हैं। इसमें आपको लगभग 3 से 4 फिगर भी देखने को मिलेंगे, इजी फिगर्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये तो एक पूरा खाका यहाँ पे हमारा तैयार हो गया कि किस तरीके से हम इस थ्योरी की स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में दोस्तों यहाँ पर आप सामने कुछ टर्म्स देख रहे हैं, इन्हीं टर्म्स के माध्यम से हम पूरे इंट्रोडक्शन को समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर। अब यहाँ पर आप शुरू यहाँ से करेंगे कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। किस माध्यम से की है? उन्होंने अपना भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसी में उन्होंने प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। प्राचीन दृढ़ भूखंड क्या है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति के बारे में मैं आपको बता दूं कि भूसन्नति जो है वो लंबे सकरे उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें निरंतर नदियां अपर्दन से जो भी मलबा लाती हैं उसका डिपोजिशन करती रहती हैं, इससे उनकी गहराई बढ़ती रहती है। यही होती है आपकी भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। अभी जब हम थ्योरी में और आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता चला जाएगा। और प्राचीन दृढ़ भूखंड और भूसन्नति, इन्हीं दोनों में आपस में क्रिया होगी तभी माउंटेन बनेगा, क्योंकि जब दोनों ओर से भूखंड आमने सामने आएंगे तो भूसन्नति के अंदर का जो मलबा है वो वलित हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं भूसन्नति में और जो दृढ़ भूखंड है अंगारा गोंडवाना लैंड जैसे, उनमें एक रिलेशन है, ये बताने का ये प्रयास करते हैं। इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेर बॉर्डर एल्डे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। मैं चाहता तो इंट्रोडक्शन और लंबा बता सकता था, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं बताया है क्योंकि अभी हमें सेकंड हेडलाइन में ऑलरेडी ढेर सारी चीज़ें लिखनी है, तो इतना सफिशियंट होगा हमारे लिए। और बुक्स का नाम देखिएगा, कोई भी नहीं लिखेगा जल्दी। तो बुक्स का नाम, अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा स्पेशल बनाना है तो किताब का नाम जरूर ऐड करिए। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक ट्रिक, यह मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, कुछ शब्दावलियाँ लिखी हुई थी, उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करके मैंने क्या किया, मैंने आपको एक पूरा पैराग्राफ बता दिया। तो कभी भी आपको लंबे पैराग्राफ इत्यादि याद करने हो या लंबा एक पेज याद करना हो तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेज का मैटर आपके पास है, आपको याद करना है, एक दो बार उसकी रीडिंग करिए, जो जो आपको हर लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उनको नोट कर लीजिए। अगर वो टर्म्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको पूरा पेज याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने ये टर्म्स आपके सामने लिखे हुए थे, अब इन्हीं टर्म्स को मैंने पढ़ा और आपको मैंने बता दिया कि ये पूरा ग्राफ, पूरा एक पैराग्राफ इससे बन जाएगा। अब फाइनली अगर मैं पूरी लाइन एक बार बोल दूं तो इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखेंगे कि प्राचीन जर्मन विद्वान कोबर महोदय ने वलित पर्वतों की व्याख्या करने के लिए अपने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और यह सिद्धांत इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया था? इन्होंने अपनी पुस्तक डेर बॉर्डर एल्डे में बताया था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है उनमें और भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करना। अब जो मैंने आपको संबंध स्थापित करने वाली थोड़ी सी बात बताई है कि दृढ़ भूखंड आमने सामने की ओर आते हैं और भूसन्नति के का जो मलबा है वो वलित हो जाता है, ये बात मैंने बताई है, तभी तो दोनों में संबंध पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं माउंटेन बनाने में दोनों का योगदान है। अगर दोनों भूखंड आमने सामने की ओर नहीं आएंगे तो मलबा वलित नहीं हो पाएगा, और अगर भूसन्नति में मलबा ही नहीं होगा या भूसन्नति ही नहीं होगी तो वलित इत्यादि होने की कोई बात ही नहीं है। तो दोनों में एक रिलेशन है जिसको कि कोबर महोदय सिद्ध करने का अपनी थ्योरी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से आप इतना जो है इंट्रोडक्शन आप लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट होता है, पहली हेडिंग हमारी तैयार। अब हम मेन जो हमारी सेकेंड हेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, मैकेनिज्म या थ्योरी, इसमें हम लोग को 3 स्टेज को देखना है, 3 अवस्थाएं। तो सबसे पहली जो हमारी अवस्था है, हम लोग उसकी ओर चलते हैं। और दोस्तों ये पहली वाली अवस्था का फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर आपके सामने है ये फर्स्ट स्टेज का है।
तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहिएगा। इसमें अलग अलग स्टेज में आपको अलग अलग तरह के फिगर्स बनाने पड़ेंगे। जो ये आपके सामने फिगर है, ये पहली अवस्था का है जिसका कि नाम है लिथोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं भूसन्नति अवस्था। इस अवस्था में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को नोट कर लीजिए। भूसन्नति की उत्पत्ति, ये पहले ये गहरा भाग है, ठीक है, उथला एक जलीय भाग जिसमें कि नदियां डिपोजिशन करती रहती हैं। अब जब नदियां डिपोजिशन करेंगी, ये तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि इसकी गहराई भी बढ़ती जाएगी, ठीक। तो पहली वाली स्टेज में भूसन्नति की उत्पत्ति हो रही है, तलछट का जमाव हो रहा है, मतलब जो नदियां ला रही हैं उसको जमाती जा रही हैं। और जब नदियां इसको जमाती रहेंगी तो जैसा कि इस तीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इसकी गहराई निरंतर बढ़ती रहेगी, ये चीज हो रही है। पहली वाली अवस्था है भूसन्नति की अवस्था, ठीक। अब यहाँ पे आपको भूसन्नति के बहुत हिस्ट्री में नहीं जाना है, क्योंकि भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है इसमें बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग बताते हैं कि टेंशन होने से, तनाव वाला बल लगने से, जब दो विपरीत दिशाओं में बल लगता है उससे बनती है भूसन्नति। कुछ विद्वान अलग अलग चीजें बताते हैं, तो हमें वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम भूसन्नति की डिटेलिंग करने लगेंगे तो थ्योरी हमारी छूट जाएगी, समय भी हमारे पास कम है। तो हमें बस इतना बताना है कि फर्स्ट स्टेज में भूसन्नति एक तरीके से अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सबसे पहले तो भूसन्नति का निर्माण होता है, भूसन्नति अपनी प्रारंभिक अवस्था में। अभी देखिए बहुत गहरी नहीं है, ये गहरी कैसे हो रही है, ये तीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इसकी गहराई बढ़ रही है। और अंदर जो ये चीजें हैं, ये मलबा है। मलबा कहाँ से आ रहा है, मलबा नदी लेके आ रही है, और वही मलबा वलित होगा तो माउंटेन बनेगा। तो ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज में सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया है कि जब बल आमने सामने लगता है तो आपका फोल्ड बनता है संपीडनात्मक बल वाली स्थिति में, और जब बल तो विपरीत दिशाओं में लगता है तो फॉल्ट की स्थिति होती है। ये मैं दूसरे वाले में मैंने दिखाया है, तो ऐसे ही मैंने हल्का सा बना दिया। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे भी डाउट में होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको फर्स्ट स्टेज में क्या लिखना है, आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म या थ्योरी। इसमें आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली हेडिंग का काम आपका हो गया, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। अब आप सेकंड हेडिंग पे आए, आप लिखेंगे कि कोपर महोदय के सिद्धांत को समझने के लिए या आसान बनाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत को, या हम सामान्यतः उसे तीन भागों में बांट सकते हैं, या उनके सिद्धांत की तीन अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, कोई भी आप शब्दों का यूज कर सकते हैं। फिर आप पहली हेडिंग डालेंगे भूसन्नति अवस्था या लिथोजेनेसिस। उसमें मैंने जो भी बातें अभी तक बताई हैं वो आप लिखेंगे। ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे याद है ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और मैंने ज़्यादा नहीं लिखा था, हर स्टेज के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा था और अच्छे मार्क्स मुझे उस आंसर पे मिले थे। बस करना आपको ये है, जैसे आपने भूसन्नति अवस्था लिख दिया, मुझे उम्मीद है जितना मैंने बताया यहाँ से आप 40-50 वर्ड तक तो लिख ही लेंगे। इसके बाद ये जो फिगर आपके सामने, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ पे छोटा सा एक फिगर है, बहुत ईजी सा फिगर है, इसको आपको बना के दिखा देना पड़ेगा। ये फिगर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि भूसन्नति अभी बहुत गहरी नहीं है, तलछट का जमाव हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें दिखानी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड, जो हमारी सेकंड स्टेज है, ओरोजेनेसिस। वास्तव में सबसे मेन स्टेज यही होती है, ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस को बोलते हैं पर्वत निर्माण की अवस्था। पर्वत निर्माण की अवस्था में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले पहली वाली स्टेज में बताया था कि इसकी गहराई निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी गहराई कहाँ तक बढ़ेगी, कितना इसमें धसाव होगा, इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। जब धसाव इस सीमा तक हो जाता है कि अब और धसाव नहीं हो सकता, ये अंदर का मलबा आप देख रहे हैं, मलबा इसके अंदर है, तो क्या होगा, आप पहले तो बल नीचे की ओर काम कर रहा था, क्योंकि जो नदियां मलबा लेके आ रही थी उससे प्रेशर पड़ रहा था और वो हमारी भूसन्नति धंसती जा रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब इसकी एक सीमा समाप्त होगी कि अब इसके नीचे धसाव नहीं हो सकता, क्योंकि तलछट निक्षेप की एक सीमा होती है, तो आमने सामने की ओर बल काम करने लगता है। और इससे क्या होता है, सिंपल सी बात, ये प्रक्रिया आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले ऐसे था, लेकिन जब ये नीचे और नहीं जा सकता है तो इस तरीके से बल काम करने लगा, आमने सामने काम करने लगा, और अंदर का जो भी मलबा है वो पूरा का पूरा वलित हो गया।
और उससे जो है माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। और माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक फोल्ड यहाँ पड़ गया, एक फोल्ड यहाँ पड़ गया, और बीच का भाग सपाट रूप में ऊपर उठ गया। इसीलिए जो भी ऐसी माउंटेन की स्थिति है जहां पर दो और माउंटेन्स हैं और बीच में आपका एक प्लेटो है, वो कोबर महोदय की थ्योरी पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ऐसे एग्जाम्पल इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अगर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हिमालय और कुनलुन, इनके बीच में तिब्बत का पठार है। इसके बाद एल्बुर्ज और जाग्रोस, इनके बीच में ईरान का पठार है। इसके बाद पोंटिक और टॉरस, इनके बीच में अनातोलिया का प्लेटो है। ये कुछ इसके बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बीच में प्लेटो की स्थिति है और ऊपर एक माउंटेन रेंज है और उसके नीचे एक माउंटेन रेंज है। उसके सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल होगा, और एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा एग्जाम में। एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अब आइए एक बार जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं उसको हम लोग एक बार ग्लोब पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो खैर और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल बिल्कुल सीधे सीधे आपको एक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है जहाँ पर इस सिद्धांत की सटीक व्याख्या हो रही है। जहाँ पे मित्रों, आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स वही जो भी हम बात कर रहे थे। ये आपके सामने हिमालय है, सभी लोग आप जानते ही होंगे हिमालय के बारे में। और ऊपर है कुनलुन, बीच में है आपका तिब्बत का प्लेटो। ये तिब्बत प्लेटो आप देख रहे हैं। ये सब जो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सभी जो कोबर महोदय का सिद्धांत है बिल्कुल उसी पर, ऐसा लगता है कि उसी पर आधारित हैं। बिल्कुल सटीक व्याख्या ये करते हैं उस सिद्धांत की, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही बताया था कि बीच में प्लेटो होगा, एक माउंटेन रेंज एक साइड होगी, एक माउंटेन रेंज दूसरी साइड होगी। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर हिमालय और कुनलुन के साथ देखने को मिल रही है। कुनलुन, हिमालय और बीच में आपका तिब्बत का प्लेटो। ये पहला बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है वो है एल्बुर्ज और जाग्रोस। आप सभी लोग जानते होंगे ईरान के उत्तर में कैस्पियन सी के नज़दीक जो माउंटेन रेंज है एल्बुर्ज, और उसी के साउथ में ये जाग्रोस माउंटेन्स हमको देखने को मिलते हैं, और बीच में उनके ईरान का पठार है। वही जो स्थिति हिमालय और कुनलुन के साथ थी कि हिमालय कुनलुन के बीच में तिब्बत का प्लेटो था, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। एल्बुर्ज और जाग्रोस के बीच में हमें ईरान का प्लेटो, ईरान का पठार देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही कोबर ने बताया था। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, तीसरे एग्जाम्पल को। ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, टर्की। आपको पता होगा कि जो कंडीशन ईरान वाले में थी वही सेम चीज़ यहाँ पर है। उत्तर में पॉन्टिक माउंटेन्स हैं, दक्षिण में टॉरस है, और बीच में अनातोलिया का पठार है। यहाँ मैं एक इमेज के माध्यम से उस चीज़ को और क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा वाला एल्बुर्ज जाग्रोस और ईरान प्लेटो, पहले वाला कुनलुन हिमालय और तिब्बत प्लेटो वाला था। ये सेकंड एग्जाम्पल है। और इसके बाद अब हम लोगों का ये थर्ड एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला, पॉन्टिक और टॉरस, और बीच में आपका है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया प्लेटो। वेस्ट एशिया कि हम लोग रीजनल स्टडी कर चुके हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, पॉन्टिक टॉरस बीच में अनातोलिया, एल्बुर्ज जाग्रोस बीच में ईरान का पठार, ईरान प्लेटो, और हिमालय कुनलुन बीच में तिब्बत प्लेटो। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इनकी थ्योरी सबसे ज़्यादा फेमस है टर्म्स के लिए, और एग्जाम्स में भी टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक तो टर्म है ओरोजन। ओरोजन क्या होता है? ओरोजन, ओरोजेनेसिस मतलब पर्वत निर्माण, ठीक है। और पर्वत का निर्माण किस चीज़ से होता है? भूसंतति से होता है। इसीलिए जियोसिंक्लाइन कहा है, जियोसिंक्लाइन को कोबर महोदय ने ओरोजन कहा है। एक तो ये टर्म है।
दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है क्रेटोजन। जो दृढ़ भूखंड की मैंने बात की थी, वो दृढ़ भूखंड, एक इधर से दृढ़ भूखंड आएगा और एक इधर से दृढ़ भूखंड आएगा। दोनों के दोनों जब बल लगाएंगे तभी मलबा वलित हो जाएगा इस तरीके से। उन दृढ़ भूखंडों को क्रेटोजन नाम दिया है कुबर महोदय ने। एक टर्म और यूज होता है कभी कभी, रेंड कैटन। तो जब इधर से आपका दृढ़ भूखंड आएगा, इधर से दृढ़ भूखंड प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे जो एक माउंटेन रेंज इधर बनेगी और एक माउंटेन रेंज इधर बनेगी, दैट इज कॉल्ड रेंड कैटन। और बीच वाला भाग में, जैसा कि मैंने प्लेटों के बारे में बताया था कि बीच का भाग में फोल्ड नहीं पड़ेगा, वो सपाट रूप में ऊपर उठ जाएगा, प्लेटो वाली स्थिति होगी वो। उसको उन्होंने कहा था स्वाशीन वर्ग, या उसको मीडियन मास भी कहा जाता है, मध्यपिंड कहा जाता है। और नॉर्मली जो टर्म यूज किया कोबर महोदय ने, वो था स्वाशीन वर्ग। तो ये आपका ओरोजिन, क्रेटोजेन, रेंडकेटन, स्वाशीन वर्ग, ये जो टर्म्स हैं ये अक्सर इसमें पूछ लिया जाता है कि स्वाशीनबर्ग क्या था या रेंडकेटन क्या था। तो वो बस आपको इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा उसमें कोई बहुत व्याख्या उस चीज़ की नहीं करनी है। बस इतना पता हो कि जो मध्य वाला पठारी भाग था वो स्वाशीनबर्ग, जो किनारे किनारे वाले भाग जो माउंटेन रेंज बने वो रेंडकेटन, और जो दोनों ओर से दृढ़ भूखंड थे जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, वो क्या थे? वो थे आपके क्रेटोजन, और जो जियोसिंक्लाइन जो भूसन्नति थी वो थी ओरोजन। तो ये कुछ टर्म्स थे और ये उसका मतलब था, इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। ये आपके सामने एक तीसरा फिगर है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, वो तो मैंने आपको एक ऐसा जो सेकंड वाला फिगर दिखाया था उसमें भी यही चीज़ थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए थे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल देना हो अपने आंसर में तो आप बता सकते हैं। जैसे एक साइड आप दिखा सकते हैं अंगारा लैंड, इधर दिखा सकते हैं आप अपना गोंडवाना लैंड, और फिर आप बीच में ये हो गया आपका तिब्बत प्लेटो, और इसके अदर साइड्स में तो ये आपका इधर बन जाएगा एक साइड क्यूलून, इधर बन जाएगा आपका हिमालय। और इसमें हिमालय की अलग अलग रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ऐसे से बन जाएगा आपका। तो हिमालय, क्युनलुन, बीच में तिब्बत का प्लेटो, एक और अंगारा लैंड और एक और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या है? ये आपका क्रेटोजन है, ये दृढ़ भूखंड है। और जो जियोसिंक्लाइन क्या है? वो ओरोजन है। और ये जो दोनों माउंटेन रेंजेस बनी है क्युनलुन और हिमालय, ये क्या है? ये रेंडकेटन है। और बीच का भाग जो सपाट रूप में ऊपर उठ गया वो क्या था? वो था आपका, वो था मीडियन मास या स्वाशीन बल। तो ये आपका एक फाइनल फिगर है, किसी भी एक एग्जांपल को लेके आप इस फिगर को बना सकते हैं। ये चीज हो गई। अब हम लोग की जो तीसरी वाली स्टेज है, तीसरी वाली स्टेज जो है दोस्तों, वो है विकास की अवस्था। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लिप्टोजेनेसिस। जैसे उसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं बताना है, जैसे उसमें वहाँ पर आप ये फिगर बना सकते हैं। इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि माउंटेन का पूरा अच्छी तरीके से विकास हो गया, माउंटेन बन गया अलग अलग, क्योंकि एक लंबी घटना है और धीरे धीरे पर्वत का उत्थान होता रहता है। जैसे हिमालय भी आपका इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, अलग अलग युग में उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपका मतलब धीरे धीरे माउंटेन बिल्डिंग चलती रही, पूरा विकास हुआ। और फिर जब आपको पता ही है कि जब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो अनाच्छादन की क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे उसका अनाच्छादन भी शुरू हो गया, उसकी उसकी ऊंचाई में भी कमी आने लगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। इसी इसी प्रक्रियाओं को हम ग्लिप्टोजेनेसिस में शामिल करते हैं। मतलब एक और पर्वत का निर्माण भी होता जा रहा है। जैसे आपको पता होगा, लोग अभी मतलब इस पर भी बात चल रही है कि शिवालिक के अलावा एक और रेंज का निर्माण हो रहा है और हिमालय में, और हमारी जो इंडियन प्लेट है उसका अभी भी सबडक्शन जारी है। तो एक और तो हिमालय बढ़ भी रहा है कहीं ना कहीं, और दूसरी ओर निरंतर उसका अनाच्छादन भी हो रहा है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। यही विकास की अवस्था है। मतलब माउंटेन का पूरी तरीके से विकास हो गया, अब माउंटेन बढ़ भी रहा है, अनाच्छादन के कारण घट भी रहा है। और ये इसी प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण, ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि उचित है, जो कि जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए माउंटेन बहुत ऊंचा हो जाएगा, और अगर अनाच्छाद, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए अनाच्छादन ना हो तो माउंटेन की ऊंचाई तो बढ़ती रहेगी,
और अगर अनाच्छादन ही हो, माउंटेन एक बार उठ जाए फिर ना उठे, तो क्या होगा, या प्लेट का सबडक्शन रुक जाए तो बहुत तेजी से उसका अनाच्छादन होकर वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस संतुलन को बनाने के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। एक तो जैसे हिमालय का एग्जाम्पल, इंडियन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, हिमालय उठ भी रहा है, नई माउंटेन रेंज भी बन रही है ऐसा मानना है, और साथ ही साथ अनाच्छादन तो चल ही रहा है नदियों के माध्यम से और सभी कारकों के माध्यम से। तो ये एक संतुलन की अवस्था है, यही आपकी विकास वाली अवस्था है। तो ये 3 स्टेजेस आपकी हो गई। प्रथम अवस्था भूस्तरनदी की अवस्था, जिसमें भूस्तरनदी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, उसकी गहराई कम है। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था, जिसमें इतना ज़्यादा डिपोजिशन होता है कि उसकी सीमा वहीं समाप्त हो जाती है। अब जो दोनों ओर के हमारे दृढ़ भूखंड हैं वो आमने सामने की ओर सरकते हैं, और भूस्तरनदी के अंदर का जो मलबा है वो पूरा वलित हो जाता है, और किनारे किनारे माउंटेन रेंज बन जाती है, बीच वाला भाग सपाट रूप में ऊपर उठ जाता है। इसके बाद तीसरी वाली अवस्था, जब जो विकास की अवस्था जिस पे अभी हम लोगों ने बात की। तो ये दोस्तों जो हम लोग की जो हम लोग की सेकंड वाली हेडलाइन थी, उसके लिए इतना मैटर आपका सफिशिएंट है। तीनों ही स्टेजेस को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग फिगर्स बनाने पड़ेंगे, फिगर को बिल्कुल सही से साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, और जो भी टर्म्स मैंने बताए हैं जैसे क्रेटोजेन, ओरोजेन, रेंडकेटन, स्वाशिनबर्ग, ये सभी टर्म्स भी अच्छे से बताने होंगे वहाँ पे। अब ये चीज़ तो हम लोग की हो गई। अब इस आंसर की जो आखिरी चीज़ है वो है इसकी आलोचना। तो चलिए अब इसकी आलोचना देख लेते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल्स पर बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बताना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप बताएंगे क्लियरली कि जहाँ पर भी उत्तर में और दक्षिण में माउंटेन रेंज है और बीच में पठार है, वहाँ पर तो कोबर महोदय का सिद्धांत बहुत ही सटीक व्याख्या करता है। ये चीज़ सच्चाई भी यही है कि ऐसी स्थिति में कोबर महोदय का सिद्धांत बहुत ही अच्छी उन माउंटेन रेंजेस की व्याख्या कर सकता है। अब इसकी आलोचना, आलोचना में दोस्तों सबसे पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी व्याख्या करता है, लेकिन व्याख्या हमने ये भी बात की कि सिर्फ ऐसी स्थिति में, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन लग गई। हम ये नहीं कह सकते कि हर माउंटेन की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है कि उत्तर और दक्षिण में माउंटेन है, बीच में पठार है। हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है, या हर माउंटेन पूर्व पश्चिम वाला नहीं है, जैसे आपका रॉकी है, एंडीज है, बहुत सारे ऐसे माउंटेन है पूरे विश्व भर में। ऐसा तो है नहीं कि विश्व में केवल हिमालय, एल्ब्रुज, जाग्रोस, पोंटिक, टॉरस, क्यूनलुन यही माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो सिर्फ पूर्व पश्चिम की ये व्याख्या अच्छे से कर सकता है, उत्तर दक्षिण वालों की व्याख्या उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, या जहाँ पर बीच में प्लेटो नहीं है उनकी ये व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाता ये सिद्धांत। जो कि जब आप थ्योरी देख भी रहे थे, थ्योरी आप पढ़ भी रहे थे, तो आपको लगा होगा कि ये यद्यपि ये सिद्धांत अच्छा है और ये व्याख्या करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस इसमें लग जा रही है कि सबकी व्याख्या ये नहीं कर पा रहा है। कुछ ही सेलेक्टेड माउंटेन्स की ये व्याख्या अच्छे से कर पा रहा है, जहाँ पे उत्तर में और दक्षिण में माउंटेन है और बीच में प्लेटो है एक। तो एक तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना, सबसे बेसिक आलोचना ये हो जाएगी। दूसरा, ये जो बता रहे हैं कि पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण उसी से हो रहा है, हम ये भी नहीं मान सकते कि एक जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन में इतना मलबा है कि उससे वलित होके, उससे फोल्ड पड़ करके इतने बड़े माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये चीज़ भी हम उतना नहीं मान सकते। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ओर से हमारे जो अग्र प्रदेश हैं, या जो हमारे क्रेटोजेन हैं, जो हमारे दृढ़ भूखंड हैं, वो जब सरकते हैं तो जो अंदर का मलबा है उसमें वलन पड़ता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे स्वेज जैसे विद्वान मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोनों ही जगह दोनों ही आमने सामने क्यों आते हैं। कभी कभी मतलब उनका ये मानना है कि एक ही जो प्रदेश है, एक ही दृढ़ भूखंड वही सरकता है। तो इसमें भी विद्वानों में एक मत नहीं है। तो इसमें दोस्तों ये खैर ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो इनकी आलोचना का सबसे बड़ा बिंदु है, जो कि बिल्कुल आप
थ्योरी पढ़ते पढ़ते ये आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं न कहीं पूर्व पश्चिम विस्तृत जो हमारे पर्वत हैं उन्हीं पर ये सिद्धांत टिका हुआ है। बाकी चीज़ों की उतनी अच्छी ये व्याख्या नहीं कर सकता। अब रॉकी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंडीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या हमारा अपलेशियन मान लीजिए है, इस तरह के जो माउंटेन है, ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका का, ये बहुत सारे ऐसे रेंजेस हैं जिनकी व्याख्या ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन ही नहीं है जो इसके लिए उपयुक्त हो इस थ्योरी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अब ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही इजी ये टॉपिक था, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें पर्सनली मैं आपको ये बताऊंगा कि बाकी तो आप अपने लॉन्ग आंसर लिखने के लिए तो आपको सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो टर्म्स इसमें हैं, क्रेटोजिन, ओरोजिन, स्वाशिन वर्ग, इसको इतना बार बार देख लीजिए कि वो आपको कभी भूले ना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि रेंडकेटन किसने क्या बताया, रेंडकेटन क्या होता है, या स्वाशिन वर्ग क्या होता है, या क्रेटोजिन क्या होता है। ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। और बहुत सारी बुक्स में आपको ये स्टेजेस नहीं मिलेंगी जो स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं। लोग क्या करते हैं, या नोट्स में भी लिखते हैं तो डायरेक्ट पूरी थ्योरी लिख के लिखते हुए चले जाते हैं कहानी की तरह। वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको अलग आंसर लिखना है। और अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ एक फिगर बना के आएंगे, लेकिन आप 3 फिगर बनाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी इस आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि इसमें आपको 3 फिगर्स भी देने हैं। छोटे छोटे फिगर हैं, ईजी फिगर्स हैं। हेडलाइंस भी मैंने बता दी हैं। तो आपके पास एक पूरा आपका आज के इस लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिगर भी, हेडलाइंस भी और आंसर भी। तो अब हम लोग आगे किसी और थ्योरी पे बात करेंगे, पर्वत निर्माण की। फिलहाल इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रश्न भी इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।